अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vue.js के इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा Vue.js की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 8 का पार्ट 2 है। मतलब मैंने पार्ट 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पहला हिस्सा जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था वो पार्ट 1 था और ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि कंपोनेंट्स थोड़े से लेंथी होते जा रहे थे और मैं वीडियो को कंट्रोल में रखना चाह रहा था, वीडियो साइज़ को और उसकी लेंथ को, ताकि आप आसानी से उसको देख सकें, समझ सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आज का इसका लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा, मतलब पार्ट 8 का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा, सेकंड पार्ट। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही आपका बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में और या आपके यूट्यूब ऐप में मिल जाएगी जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक देखा था जब हमने स्टैटिक डाटा रिटर्न किया था डाटा फंक्शन को यूज़ करते हुए डाटा मेथड को। मेक श्योर कीजिएगा कि जब हम कंपोनेंट में डाटा को डिफाइन करते हैं तो वो डाटा फंक्शन होता है, ना कि डाटा प्रॉपर्टी। जबकि हम व्यू में उसको जब इंस्टेंस में इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसको डाटा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ना कि डाटा मेथड। तो यहाँ पे डाटा जो है वो मेथड होगा और जो कंपोनेंट में होगा यहाँ पे जो डाटा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ऐप के अंदर, न्यू व्यू के इंस्टेंस के अंदर, और वही कंपोनेंट के अंदर, व्यू के कंपोनेंट के अंदर एक मेथड होगा। सपोज अब यहाँ पे एक मैंने मैसेज लिखा है, वेलकम टू Vue.js। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज यहाँ पे डायनामिकली डिस्प्ले हो हमारे इस जगह पे। तो से डायनामिक डाटा हमने, अब यहाँ पे हम डाटा को ख़त्म करेंगे, डाटा को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रॉप्स के नाम से है, जो कि डायनामिक डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर हम एरेज पास करते हैं, नंबर ऑफ़ एरेज, और वो नंबर ऑफ़ एरेज जो होते हैं कोई भी डायनामिक वैल्यू या डायनामिक वेरिएबल फ्रॉम ऐप व्यू को होल्ड करते हैं। कैसे हम इसको कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी थोड़ी सी आपको। प्रॉप्स के नाम से हमने हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। जब हम प्रॉप्स के बाद कॉलन डालते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी या वेरिएबल होता है। जब हम प्रॉप्स के बाद कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसेस डालते हैं तो इसका मतलब ये मेथड है। तो ये मैंने लिखा, इसको कॉमा डाला। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एरे पास करूंगा, बजाय इसके कि ऑब्जेक्ट पास करूँ। प्रॉप्स के अंदर मल्टीपल एरेज हम पास कर सकते हैं। अब पहला एरेज के अंदर मैं नेम ही पास करता हूँ, इसको डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर नेम। अब ये नेम का मतलब है कि यहाँ पे जो नेम एक्सेस हो रहा है वो ये वाला नेम है, ठीक है। और अब इस मैसेज को हमने पास करना है इस प्रॉपर्टी को। तो इसका तरीका ये होता है कि हम अब यहाँ पे इसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो हमारे पास index.html है, इसके अंदर जो माई कंपोनेंट्स है जो हमने डिराइव किया प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम बाइंड करेंगे इस मैसेज को इस प्रॉपर्टी के साथ। मतलब ये प्रॉपर्टी डायनामिक हमने क्रिएट की है, जैसे हम प्रॉपर्टीज क्लास यूज करते थे, बाइंड टाइटल। मैंने कहा था कि यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज को भी हम बाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉप्स के अंदर जितने भी एरे के अंदर हम वैल्यू देंगे वो यूजर डिफाइंड होंगे और हम जहां पे भी उसको एक्सेस करना चाहिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू Vue.js। अब हम इस Vue.js को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं नेम में, यहाँ पे H1 के अंदर, जिसकी ID 1 है। अब H1 के में यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, हम एक ही लाइन में इसको लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ इस नेम को, ये रिप्ले। अगर मैं इसको एज इट इज अभी इसी सिचुएशन में एग्जीक्यूट करता हूँ, व्यू इन सबलाइम सर्वर करता हूँ, तो यू वॉन्ट सी एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, जस्ट इट विल बी अ वाइट स्क्रीन। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर हम जाके देखें तो हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर सिंपल H1 लिखा हुआ आ गया, लेकिन उसके अंदर कंटेंट, लेकिन मतलब डायनामिकली जो हमने H1 लिखा वो तो आ गया, स्टैटिक H1, लेकिन उसके अंदर डायनामिक वैल्यू नहीं आई। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है वो कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है, रूट के अंदर नेम मैसेज डिफाइन है, और ये हमें बता रहा है कि नेम जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया वो अनडिफाइंड है, जो हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेस किया। अब इसका तरीका बहुत ही आसान है, सिंपली आपने उस कंपोनेंट के अंदर जाना है, स्पेस देकर वी बाइंड का डायरेक्टिव यूज़ करना है, या आप सिंपल कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है,
और यहाँ पे आप ये वाली प्रॉपर्टी देंगे जो हमने यहाँ पे दी है व्यू कंपोनेंट के अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइंड, और इसके बाद इसके साथ हम बाइंड करेंगे किसको, बाइंड लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने शॉर्ट एंड नोटेशन लिख दी है तो हमें बाइंड लिखने की जरूरत नहीं, हम सिंपली लिखेंगे नेम इज इक्वल टू मैसेज। अब यहाँ पे नेम की से मुराद ये प्रॉपर्टी है और मैसेज से मुराद ये डायनामिक मैसेज है, ये या फिर आप कह लें इंस्टेंस का मैसेज। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रीलोड करूँगा व्यू में। तो अब यहाँ पे हमें, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखें तो ये शो क्यों नहीं हुआ, कंसोल में कोई एरर नहीं है। एलिमेंट में जाके हम देखते हैं H1 के अंदर। अब ये एक्चुअली समटाइम ये जो है ना ये लोड भी नहीं होता डाटा से प्रॉपरली, तो ये नेम के साथ इसने बाइंड तो ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। समटाइम ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये Vue.js जो है वो प्रॉपरली लोड, ये देखिए 2 दफ़ा लोड हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस वर्किंग फाइन। अब एक मिनट, इसको मैं वी बाइंड कर देता हूँ नेम के साथ, और अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको समटाइम ये इस तरह प्रॉब्लम करता है कि ये देखने अब ये काम कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं की, तो समटाइम जो है वो रिफ्रेश नहीं होता पेज सही तरीके से, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये एरर था नहीं था, ये देख सकते हैं मैंने कॉलम नेम ही लिखा है और यहाँ पे भी कोई चेंजेस मैंने नहीं की। तो अब ये डायनामिक डाटा हमारे पास हो गया। लेकिन डायनामिक किस तरीके से, अब मैं व्यू में जाके अगर रूट एलिमेंट मैसेज को चेंज करता हूँ, ये देखिएगा कंसोल में जाके मैं लिखता हूँ ऐप डॉट मैसेज इज इक्वल टू अनदर मैसेज फ्रॉम Vue.js। जैसे मैं एंटर करूँगा अब ये देख सकते हैं कि यही मैसेज हमारा ऊपर अपडेट हो गया डायनामिकली इस कंपोनेंट का। तो इस तरह हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको भी, अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ये मैसेज इसका पार्ट है ना कि इंस्टेंस का, तो यहाँ पे फिर मैं कॉमा दे के मैसेज लिखूँगा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉमा दे के एक और वैल्यू ले लेता हूँ। अब ये मैसेज है हमारे पास, ये हम कह सकते हैं, चलो इसको हम टाइटल कह लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज कह लेते हैं, और इसमें लोरम इप्सम डॉलर सिर्फ एकदम ही टेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे नेम को हम असाइन कर देंगे टाइटल। फिर अब हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैसेज भी असाइन करना है, तो चूंकि ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो यहाँ पे हम कॉलन डाल के अब लिखेंगे मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, ये लिखेंगे। उसी कंपोनेंट में ये दोनों रेंडर होंगे पी और। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि व्यू वार्निंग एरर कंपाइलिंग टेम्पलेट H1 नेम p मैसेज कंपोनेंट टेम्पलेट शुड कंटेन एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट इफ यू आर यूजिंग वी ऑन मल्टीपल। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है वो कह रहा है कि ये एक ही इसके पास रूट एलिमेंट हो सकता है, बाकी इसके चाइल्ड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक डिव में रैप कर देता हूँ सारे को, और बल्कि मैं क्या करता हूँ ये यहाँ पे इसको डिव के अंदर रैप करता हूँ। ये हमारे पास अब H1 आ गया, और यहाँ पे अब हम डिव क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब एक रूट एलिमेंट है डिव, और उसके अंदर ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं H1 और P। अब इसको हम रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास जो एरर है वो ख़त्म हो गया। मतलब ये कि यहाँ पे हम जब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसकी हायरार्की होनी चाहिए कि एक रूट एलिमेंट मस्ट होना चाहिए हमारे पास, एक रूट एलिमेंट। मतलब हम पैरेलल, अब ये चाइल्ड है इस दोनों के, इस डिव की ये दोनों चाइल्ड है, उस डिव के अंदर जो जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है वो इनहेरिट हो जाएगी इन दोनों के अंदर। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे इसको रखें एक ही रूट। अब यहाँ पे हम एक और एलिमेंट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और ये हमने इसको यूज़ किया। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के साथ अब मैं अगर वी मॉडल इज इक्वल टू
नेम करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास नेम में वही वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट वर्जन यूज करना, कि अवॉइड म्यूटेटिंग अ प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन द वैल्यू विद ओवर रिटर्न व्हेन एवर द पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर इंस्टेड यूज अ डाटा और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी वैल्यू। अब वो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम तो कोई नहीं इसको करने में, वो उसने रेंडर करना है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि आप इसकी हमेशा वैल्यूज जो है वो अलग से डिफाइन करें। मतलब यहाँ पे इनसाइड आप कोई भी डायरेक्टिव यूज ना करें, बल्कि डायरेक्टिव को आप यहाँ पे यूज करें इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे इनपुट यूज करता हूँ, टाइप टेक्स्ट रखता हूँ, और यहाँ पे मैं अब इसकी जो वी मॉडल है, अब बजाय मैं वो उस जगह पे नेम रखने के, इसको जो नेम को टाइटल असाइन है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब हमारा एरर तो ख़त्म हो गया, प्लस अब आप देख सकते हैं ये मैंने सेव सॉरी नहीं किया था। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, एरर इज गॉन, तो ये इसका बेटर वे होता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी मैसेज लिखूंगा वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम दो टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, उन दोनों को डिफरेंट यहाँ पे इसको मॉडल कर सकते हैं मैसेज के साथ। तो अब हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हम डमी मैसेज, डमी टाइटल। तो ये तो था हमारे पास कंपोनेंट्स को यूज करने का तरीका। अब इस कंपोनेंट में एक और इशू आता है, जिसको हैंडल करने के लिए हम एक डायनामिक एट्रीब्यूट यूज करते हैं इज के नाम से। आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप Vue.js की देखेंगे तो उसमें भी आपको इस नाम की एक एट्रीब्यूट मिलेगा। तो इसकी एक्चुअल यूज क्या है, सपोज हमारे पास एक केस है कि हमारे पास यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट्स को ख़त्म करता हूँ, बल्कि कंपोनेंट्स को ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हमारे पास सपोज करें यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ यूजर्स है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम डाटा रेंडर करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं, कुछ HTML टैग्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक डाटा को चाइल्ड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप टेबल के अंदर TR और TD देते हैं, TR TD को टेबल के पास यूज नहीं करते, हालांकि कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। इसी तरह LI टैग जो होता है हमेशा UL या OL के चाइल्ड होता है। इसी तरीके से जो ऑप्शन हमारे पास है, जो प्रॉपर टैग है ऑप्शन टैग, वो हमेशा सिलेक्ट के अंदर, मतलब अगर मैं HTML में आपको दिखाऊं तो सिलेक्ट अगर हम टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा ऑप्शन टैग यूज करते हैं, उसके अलावा यूज नहीं करते। इस तरह अगर हम UL टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर LI या OL अगर हम यूज करते हैं उसके अंदर भी हम LI। इसी तरह अगर हम टेबल टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर TR, और TR के अंदर हम TD यूज करते हैं। तो ये एक हायरार्की है जिसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था। तो नॉर्मली अगर हम रेंडर करें एलिमेंट्स को, तो वो स्पेशली कंपोनेंट्स को, तो वो स्पेशली इस तरीके से रेंडर नहीं होते। सपोज हमारे पास ये जो माई कंपोनेंट है, ये एक TR है। सपोज यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे ये TR है हमारे पास, और यहाँ पे ये TR क्लोज हो रही है, और ये हमारे पास TD है, उसके अंदर H1 लिखा है सपोज, और ये हमारे पास भी TD है। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है टेबल के अंदर। यहाँ पे मैं टेबल लगा देता हूँ, और इसके अंदर ये माई कंपोनेंट को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम देखिएगा क्या आएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई आपको चेंज नज़र नहीं आया, लेकिन अब एक चीज़ चेंज जरूर नज़र आएगा, TD और दोनों डाटा जो है वो इन फ्रंट आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको TR को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से नहीं TR स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि दूसरा डाटा ये नीचे आ जाए। तो यहाँ पे सॉरी, आई थिंक हाँ TR, यहाँ पे ये TR यहाँ पे क्लोज, फिर TR, फिर हमारे पास TD, फिर हमारे पास TD क्लोज। सही है। अब वो कह रहा है कि व्यू कंपाइलिंग TR TD H1 नेम कंपोनेंट टेम्पलेट शुड कंटेन एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट। अब हमने यहाँ पे वन रूट एलिमेंट तो दे दिया TR हमारे पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे फिर हम इसको क्लोज कर रहे हैं TR को, तो ये दो एलिमेंट्स बन रहे हैं, एक TR और एक TR।
तो इस वजह से वो इसको ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे इसको TD को क्लोज करते हैं, TR को भी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि यहाँ पे अब ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे Vue.js आ रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं है, कंसोल में भी कोई एरर नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टिल देयर इज सम एरर इन एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स में जाते हैं, जब बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, डिव को एक्सपेंड करते हैं, तो वाह सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो TR और TD है वो टेबल से बाहर है, जबकि हमने यहाँ पे टेबल के अंदर माई कंपोनेंट को डिस्प्ले करा है। व्हाट इज दिस? अब ये क्या चीज़ है? ये होती है डिपेंडेंसी, कि जब Vue.js कंपोनेंट्स को रेंडर करता है तो वो उनको पहले रेंडर कर देता है और उसके बाद जो है, या फिर आप यूँ कह लो कि वो उसको बाद में रेंडर करता है और HTML पहले रेंडर हो जाती है। तो इस टेबल के अंदर TR कोई भी नहीं थी, तो ये टेबल एज इट इज रेंडर हो गया। ये जो माई कंपोनेंट है ये बाद में रेंडर हुआ, ये बाद में रेंडर हुआ। तो इस वजह से अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है कि अब आप इसको TR के तौर पे टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये केस है हमारे पास कि अब इस TR को हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर आए, यहाँ पे बाहर ना आए। तो इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो किस तरीके से यूज करते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे TR, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर हम TR लेते हैं, और फिर इज इक्वल टू माई कंपोनेंट लिखेंगे इस तरीके से। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो अब तो वही आउटपुट डेफिनेटली आएगी, लेकिन इसमें अब एक ट्विस्ट आ चुका है कि अब जो हमारा टेबल है वो प्रॉपरली पॉपुलेट हो चुका है उस TR TD से, प्रॉपरली उसमें डाटा हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि एक और चीज़ ये कि कंपोनेंट्स कभी भी दो पेरेंट आप कंपोनेंट्स में नहीं दे सकते। यू मस्ट यूज अ पेरेंट एंड देन उसके अंदर आप जितने भी TR TD यूज करना चाहें आप उसके साथ, मतलब आप एक बहुत लंबा सा अगर आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका एक आप पेरेंट लाजमी रखेंगे, और उस पेरेंट अब यहाँ पे अगर हम दो TR डिस्प्ले करवाना चाहें तो सब, अभी जब एरर आया था, सपोज मैं यहाँ पे अगर एक और TR लिखता हूँ, उसके अंदर TD लिखता हूँ, अब देखिएगा हेलो लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस TR के दो पेरेंट हो गए, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन कंसोल में जाके देखेंगे अगर आप, तो वो ये कह रहा है कि व्यू वार्निंग एरर कंपाइलिंग टेम्पलेट TR TD TH1, कह रहा है कि कंपोनेंट टेम्पलेट शुड कंटेन एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट इफ यू आर यूजिंग V, इफ on multiple elements use V else if to chain them instead found in। मतलब वो कह रहा है कि जब आप टेम्पलेट डिजाइन करते हैं तो आप उसको कंप्लीट करें, मतलब इस केस में आप क्यों टेबल को यूज कर रहे हैं? टेबल को भी आप यहीं पे यूज कर लें, आप इस तरीके से कर लें टेबल, और यहाँ पे इसको टेबल को क्लोज कर दें। अब हमारे पास एक टेबल जो है वो पेरेंट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, माई कंपोनेंट, दैट्स इट। टेबल की हमें अब जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है सही तरीका चीज को इस्तेमाल करने का। अब मैं इसको री रेंडर करूंगा, एरर विल बी गॉन, और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दे विल आल्सो बी प्रॉपरली, सॉरी यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है, सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स आ गया, सॉरी। तो अब हमारे पास डाटा प्रॉपरली रेंडर हो गया है, और प्लस हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं TR TD। अब यहाँ पे इसको कंपोनेंट को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे हम एक div भी यूज कर लेते हैं ताकि वो टेबल को रेंडर करे प्रॉपरली। अब यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं टेबल, और इस तरीके से हमारे पास अब वो प्रॉपरली विदाउट एनी एरर हमारे पास वो डाटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। ये देख सकते हैं TR नेक्स्ट TR में आ गया। तो मतलब कहने का ये कि कंपोनेंट्स जब भी आप डिज़ाइन करें, मेक श्योर कर लें कि आप एक पूरा स्ट्रक्चर उसका प्रॉपरली डिज़ाइन करें जिसमें एक रूट एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे अब, लेकिन वो मैंने इसलिए कंडीशन बताई कि ऐसा भी हो सकता है, सपोज हम यहाँ पे एक LI ले लेते हैं, यहाँ पे LI ले लेते हैं, यहाँ पे हम उसके अंदर नेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं
अब अगर मैं यहाँ पे माई कंपोनेंट लिखूंगा और इसको मैं यूएल के अंदर रैप करता हूँ, तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तो वो जो एल आई है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो बाहर होगा। एल आई डिस्प्ले तो हो गया वेलकम टू, और साथ ही एल आई का भी है, आइकन भी आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे नेम ये क्यों, ये अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये अब टेम्पलेट एल आई को मैंने यहाँ पे रेंडर किया तो ये इसको इसके बाहर आना चाहिए था। ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। खैर मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको व्यू इन सबलाइम सर्वर दोबारा से करता हूँ। असूलन इसको आना चाहिए नीचे, मतलब या नीचे या ऊपर, ये सम टाइम प्रॉब्लम कर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएल के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इससे पहले जब हमने इसको टेबल के तौर पे यूज किया था, टेबल के तौर पे यूज किया था और यहाँ पे हमने इसको tr लिखा था, तो चूंकि हमने इस आई थिंक यूज किया तो इस वजह से वो उसको अभी रीड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं td लिखता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। अगर वो अभी भी टेबल के अंदर आया तो इसका मतलब है, हाँ ये देख सकते हैं आप tr जो ये उसके ऊपर आ रहा है और टेबल उसके नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को लिए यूज करते हैं, इज इक्वल टू उस कंपोनेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे वो अब यहाँ पे यूएल है, यहाँ पे यूएल है और यहाँ पे एल आई कह लेंगे। अगर हम इसकी डायनामिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन भी देखें तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलेगा कि यही चीज़, यही प्रॉब्लम उसके अंदर आती है कि यहाँ पे जब हम डायनामिक एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं तो वो कभी कभी यहाँ से इससे बाय रेंडर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन डायनामिक प्रॉपर्टीज हम उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे वी पॉइंट की शॉर्ट नोटेशन यूज़ हुई है और मॉडल। अब यहाँ पे देखें मैं आपको यहाँ पे ही कहीं पे, हाँ ये DOM template parsing cavities. When using the DOM as your template, for example using EL option to mount an element with existing content, you will be subject to some restrictions that are inherent to how HTML works, because Vue can only retrieve the template content after the browser has parsed and normalized. Most probably some elements such as UL, OL, table and select have restrictions on what element can appear inside them, and some elements such as option can only be inside container certain other elements. अब यहाँ पे वो ये देख सकते हैं कि टेबल के अंदर जब उसने माई रो को डिस्प्ले करवाया तो माई रो जो टेम्पलेट है वो रेंडर होके इससे बाहर आएगा, मतलब वो ऊपर आ जाएगा टेबल से या नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए उसने कहा कि फिर हम उसको इस एट्रीब्यूट यूज करके उसको, जब एट्रीब्यूट को यूज करके उसको कंपोनेंट का नाम देते हैं तो वो प्रॉपरली अपनी जगह पे रेंडर होगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट दीज लिमिटेशन डू नॉट अप्लाई इफ यू आर यूजिंग स्ट्रिंग टेम्पलेट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर रहे हैं text/x- टेम्पलेट या जावास्क्रिप्ट इनलाइन टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या व्यू कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। आप उस वक्त, ये हम आगे चल के देखेंगे व्यू कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें Node.js आना जरूरी है और हमारे पास Vue CLI इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकें। ये बेसिकली हमें लारावल के अंदर ये देखने को मिलेगा कैसे हम व्यू कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो Vue.js की सीरीज कंप्लीट करने के बाद मैं लारावल की तरफ वापस आऊँगा और वहाँ पे हम Vue.js को यूज करेंगे और देखेंगे कैसे हम उसमें इस तरह के टेम्पलेट बना सकते हैं और इस तरह के हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हुए डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज का फंक्शन, ये सारा हमने देख लिया, लिटरल वर्सेस डायनामिक, हमने इसको सारे को चेक कर लिया। और इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी वैलिडेशंस यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कंपोनेंट में उसने प्रॉप्स यूज किए हैं। तो प्रॉप ए को उसने नंबर दे दिया, प्रॉप बी को स्ट्रिंग कॉमा नंबर, प्रॉप सी को स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। ये एक किस्म की, इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपोनेंट टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर द props it is receiving. If a requirement is not met, Vue will emit warning. This is especially useful when you are authoring a component that is intended to be used by others. Instead of defining the props as an array of string, you can use an object with validation. यहाँ पे जो चीज़ उसने बताई है कि
हमने यहाँ पे प्रॉप्स को यूज़ किया एज एन एरे, तो वो कहता है कि हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसमें उसने कहा कि क्या इसमें फ़र्क है कि इसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक टाइप चेक नल मीन्स एक्सेप्ट एनी टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रॉप्स को नेम को सपोज ये हमारे पास नेम है, इसको हमने बताया नेम नंबर। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा प्रॉप बी है, जो हमारे पास मैसेज है, उसके पास प्रॉप बी है, हमारे पास मैसेज है, तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग। तो इसको अब अगर हम इसको एज इट इज एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास जो टाइटल के अंदर है वो हम नेम को साइन कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रिंग है। तो इसका देखिएगा यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, क्लियर करते हैं इसको, तो यहाँ पे इनवैलिड प्रॉपर्टी टाइप चेक फेल फॉर प्रॉपर्टी नेम एक्सपेक्टेड नंबर गॉट स्ट्रिंग। कह रहा है कि हमने जो प्रॉपर्टी नेम डिफाइन की है वो नंबर है, जबकि हम उसको पास स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग अगर देंगे तो हमारे पास एक किस्म की आप समझ लेंगे ये वैलिडेशन चेक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इसके अलावा अगर हमें नहीं पता कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है, तो हम इसको ऐसे भी पास कर सकते हैं कि नंबर हो या स्ट्रिंग हो, एक्सेप्टेड। सॉरी, आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया सबलाइम सर्वर टेक्स्ट को, तो इसलिए सर्वर भी क्रैश कर गया। और हम सबलाइम सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अननोन एरर टूल्स सबलाइम सर्वर। अब ये एक्चुअली क्लोज करने की वजह से वो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे एरर, अब एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको व्यू सबलाइम सर्वर करता हूँ। तो अब मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कंसोल में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया कि वो नंबर भी हो सकता है और वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड ट्रू भी कर सकते हैं आप, वो ये देख सकते हैं कि इसके लिए हम मैसेज को फर्दर अब यहाँ पे स्ट्रिंग, अब देख सकते हैं इसकी यहाँ पे टाइप जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं और रिक्वायर्ड ट्रू कर सकते हैं, और ये हमारे पास अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, अब अगर मैं इसकी व्यू की वैल्यूज़ को, किसको हमने रिक्वायर किया, मैसेज को, तो अब अगर हम मैसेज को एम्प्टी स्ट्रिंग लेके जाते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको, तो यहाँ पे अभी सपोज हम यहाँ पे मैसेज नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू, तो यहाँ पे नंबर गॉट स्ट्रिंग, तो ये उसके बाद ट्रू होगा। तो इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसमें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट पास करना चाहें यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे टाइप उसकी डिफाइन करेंगे, फिर उसका एक डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा है, जैसे यहाँ पे हमने टाइप ऑब्जेक्ट, और डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक फंक्शन जो हमें कुछ वैल्यू, कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रिटर्न, और यहाँ पे हम नेम ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो वो सॉरी, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे प्रॉप मैसेज ऑब्जेक्ट गॉट स्ट्रिंग, अब वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको पास क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। कहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें मैसेज के अंदर, यहाँ पे ये मैसेज रिटर्न हो रहा है हेलो, तो मैं यहाँ पे मैसेज को ख़त्म कर देता हूँ और ताकि वो उस वैल्यू को ले ले। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रॉपर्टी और मेथड मैसेज इज नॉट डिफाइंड इन बट रेफरेंस ड्यूरिंग रेंडर। अब मसला ये कि यहाँ पे हमने मैसेज दिया हुआ है कि ये मैसेज हमारा उधर से डिस्प्ले हो रहा है, इधर से प्रॉपर्टी ले रहा है डायनामिकली, तो जबकि ये यहाँ पे मैसेज हमारे पास टाइप ऑब्जेक्ट है, डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू ये है, तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी चाहिए, ना कि एरर। अब हम इसको रीलोड करते हैं
तो कह रहा है प्रॉपर्टी और मेथड मैसेज इज नॉट डिफाइंड ऑन द इंस्टेंस बस रेफरेंस ड्यूरिंग रेंडर। अब ये इसमें कोई एरर तो नहीं है डाटा ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं शायद मिस्टेक कर गया, मैसेज में टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास नेम है और प्रॉप्स है, नेम और मैसेज है और इस मैसेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम तो कोई नहीं होनी चाहिए। नेम इमरान, अब यहाँ पे मैसेज डॉट नेम, तो यहाँ पे इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये एक एरर भी दे रहा है और इसका एरर का मकसद है कि यहाँ पे हमने एक मॉडल, हाँ यहाँ सॉरी ये हमने एक मैसेज इसको दिया हुआ है तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे अब एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया, कहाँ से? ये जो एरे है, ये जो हमने मैसेज को ऑब्जेक्ट पास किया, टाइप इसकी ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वैलिडेटर भी दे रहे हैं। वैलिडेटर क्या चेक करता है कि वैल्यू जो आपने दी है वो, सपोज यहाँ पे ये हमारे पास टाइप नेम जो है वो एक नंबर है, तो इसकी टाइप सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, इसको एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर टाइप नंबर, और यहाँ पे हम इसको देंगे, फिर चेक करेंगे कि वैलिडेटर, और वैलिडेटर जो है वो चेक करेगा फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू जो भी पास हुई है रिटर्न ट्रू फॉल्स करेगा अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे अब हमने कहा कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 होगी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये नेम हमने कहाँ पे लेना है, यहाँ पे हम अब ले लेते हैं नेम और इसको वैल्यू पास कर देते हैं 11, और अब यहाँ पे हम नेम को पास करें टाइटल, तो नेम हम नेम पास कर देते हैं। यहाँ पे ये नेम से मुराद ये वाला नेम है ऑब्जेक्ट नंबर, और इस नेम से मुराद जो है वो ये वाला नेम है जिसको हमने 11 असाइन किया। तो यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ ये अब इमरान कासिम ही इसको डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करवाया था जी। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ नेम को, तो यहाँ पे ये 11 आ रहा है लिखा हुआ। अगर मैं इसको 9 देता हूँ तो अब यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड कस्टम वैलिडेटर चेक फेल्ड फॉर प्रॉप नेम फाउंड इन। तो अगर मैं यहाँ पे 11 देता हूँ, मुझसे ग्रेटर देन 10 से देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कोई एरर नहीं, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको 10 से कम वैल्यू सपोज 9 देता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी कस्टम वैलिडेटर चेक फेल्ड, जब वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न वैल्यू ओनली रिटर्न करेगा वैल्यू जब वो आप ग्रेटर देन 10 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन हम अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा, और हमेशा जो वैल्यू है अगर हम माइनस में अब देंगे तब ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, -9 को उसने डिस्प्ले तो कर दिया, लेकिन साथ ही यहाँ पे वार्निंग भी उसने दे दी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे वैलिडेटर, अब अगर हम यहाँ पे और इसके अलावा चेक लगाना चाहें, जैसे इसके अलावा भी हमारे पास टाइप है, उसके बाद हम इनपुट टाइप डेट में भी हम इसी तरीके से, मतलब ये हमारे पास बाइंड एलिमेंट्स हैं कि कैसे हम मर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद कस्टम इवेंट्स हैं हमारे पास। तो ये एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ तक बिगनर्स के लिए आई थिंक इतना समझ लेना काफ़ी है कि Vue.js को कैसे हम प्रॉपरली उसके अपने मेथड, अगर आप इसके अपने बने हुए इसके मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रॉब्लम होगी इसके प्रॉप्स की। मतलब यहाँ पे अगर मैं नॉन प्रॉप एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करना है, कस्टम इवेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे वो आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं इसमें एक टेम्पलेट है, इसके बाद इसे डाटा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, फिर इसके अंदर ही हमने मेथड्स भी डिफाइन किए हुए हैं, और यहाँ पे भी मेथड्स हैं हमारे पास। तो ये मेथड्स जो हैं ये इसके हैं कंपोनेंट्स के, और ये मेथड्स हैं हम हमारे व्यू इंस्टेंस के। तो इस तरीके से बाइंडिंग नेटिव इवेंट टू कंपोनेंट्स है। तो ये सारे इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, जर्सी में ये लिखूँगा, ये 9 लिखा हुआ आ रहा है,
नंबर जैसे लिख रहा हूँ तो ये ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो ये उसको, तो यहाँ पे ये इसकी वैलिडेशन है। तो ये तो था हमारे पास Vue.js फॉर बिगनर्स का सीरीज़, जिसमें हमने कंपोनेंट्स के बारे में सीखा और इसके अलावा ये सीखा कि कैसे हम कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम उनको डायनामिक प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो इसके एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि Vue.js के पार्ट हैं, मतलब एक्सटेंड हुए हैं Vue.js से, या आप कह लो कि वो एजेक्स की रिप्लेसमेंट है। इसमें एक है Axios AXIOS और दूसरा है राउटर, व्यू राउटर। तो इन दो को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। हम देखेंगे व्यू राउटर को, कैसे हम व्यू राउटर को यूज़ कर सकते हैं, और एक कंप्लीट हम एक HTML का स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं बाय पार्ट्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।